स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे कि रीट हो गया, DSSB हो गए, है ना, यूपी टेट, सी टेट, झारखंड टेट, बिहार टेट और भी जो अन्य जो शिक्षक पात्रताएं परीक्षाएं होती है उसके लिए बहुत ही अंकदायिनी यह एक विषय वस्तु रहेगी। इसके पूर्व में हमने बात किया था DSSB 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साइकोलॉजी, इट्स हिस्ट्री, डेफिनेशंस, नेचर एंड इट्स मेथड्स। साथ ही साथ हमने फिर दूसरी चैप्टर बात किया था और वो चैप्टर थे चाइल्ड डेवलपमेंट, इट्स स्टेजेस, इट्स डेफिनेशंस और भी विशेष प्रकार के प्रिंसिपल्स हमने बात किया था। तो आज हम तीसरे चैप्टर को लेके आए हुए हैं और इस चैप्टर का नाम है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। तो शुरू समाजीकरण टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे चैनल में नए हैं आप इन्हें जाते समय आप इसे जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो आप इस मानव कल्याणकारी भाव को जो है और लोगों तक पहुंचा सकते हैं शेयर के माध्यम से। अगर आपको अच्छे वीडियो लगते हैं तो आप एक अच्छे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और फिर बाकी आपकी इच्छा। तो चलिए हम अपने कर्तव्य की ओर चलते हैं, बाकी सारा कर्तव्य जो आपका है वो आप करें। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोशलाइजेशन चैप्टर, समाजीकरण। समाजीकरण क्या होती है, समाजीकरण के क्या क्या कौन कौन सी एजेंट हैं, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, द लीडिंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर का नाम है हमारा सोशलाइजेशन, है ना। तो एक बार देख लेते हैं सोशलाइजेशन को, है ना। तो सोशलाइजेशन हिंदी में इसे समाजीकरण कहते हैं और समाजीकरण एक बहुत ही रोल प्ले करता है हमारे सिस्टम में, हमारे रहन सहन तौर तरीके में। तो बात करते हैं समाजीकरण। तो समाजीकरण क्या है? तो समाज की ऐसी मान्यताएं, वैल्यूज, उनकी मानदंड, नॉर्म्स, ये सारी चीजें, एथनिसिटी, कल्चर, बिहेवियर, वो सारे चीज, ये सारे अवयव समाजीकरण को परिभाषित अच्छे तरीके से करते हैं। अगर बात करें समाजीकरण की तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से एक व्यक्ति एक समाज के तौर तरीके, मानदंड, रहन सहन को वो सीखते हैं, समाज में समाज का एक अंग बनते हैं और उसको वो समायोजित करते हैं। यही समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है ना। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम उस समाज के मानदंड को, उस समाज की मान्यताओं को और उस समाज के जो कंडीशंस होते हैं, उस समाज के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अपेक्षाएं होती है, उस चीज को अगर वो मानते हैं तो वो मानते हैं और उसे समायोजित करके उसका वहन करते हैं तो वह समाजीकरण कहलाती है। सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें साथियों तो समाजीकरण और सोशलाइजेशन दोनों एक ही वर्ड है, मतलब कि एक हिंदी में है, एक अंग्रेजी में है। अगर डेफिनेशन में हमने कहा, परिभाषा के तौर पे हमने कहा कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो कि हमारे समाज के जो अपेक्षाएं हैं, मानदंड हैं, उनके तौर तरीके, एथनिसिटी है, उस चीज को वहन करते हैं, समायोजित करके जो उसको समाज वहन करते हैं तो वो समाजीकरण कहलाते हैं। अगर इसी चीज को हम इंग्लिश में बोले तो सोशलाइजेशन क्या है? तो सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल start to learn the norms, the values or the expectations of the society by internalizing, है ना, by internalizing from their environment। ये सारी चीजें होती है, ये क्या कहलाती है? ये सोशलाइजेशन कहलाती है। वैसे सोशलाइजेशन की और दूसरे डेफिनेशन की ओर देखें तो सोशलाइजेशन क्या है? तो सोशलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है थ्रू विच, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, है ना, a biological child acquires conditions, the expectations of the society or and shows the specific culture identity. These are the definitions of socialization। तो छोटा छोटा करके हम लोग लिखते जाते हैं। समाजीकरण क्या है? तो लिखेंगे सोशलाइजेशन, है ना, सोशलाइजेशन इज अ process through which an individual
लर्न लर्न टू लिव, है ना, लर्न टू लाइफ या फिर लर्न टू लाइफ, है ना। एक बार मैं देख लेता हूं कि कहीं कट तो नहीं रही है शायद। टू लाइफ अकॉर्डिंग टू द society's norms, values, ethnicity and expectations of the society. Society's norms, values and expectations by internalizing from the people of that society। ये सारी चीजें होती है। समाजीकरण क्या है तो मैं हिंदी में बोल देता हूं, आप इसे हिंदी में लिखते चलेंगे साथ में। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति उस समाज के मानदंड, मान्यताएं और अपेक्षाएं को मानते हैं और उसके अनुसार वहन करते हैं समाज में, तो ही वह समाजीकरण कहलाती है। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, अगर दूसरी डेफिनेशन देखें तो सोशलाइजेशन क्या है, तो सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस by which a biological child acquires the cultural identity of that society। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चे होते हैं वह अक्वायर करते हैं, वह अर्जित करते हैं क्या, और वह रिप्रेजेंट भी करते हैं, क्या चीज करते हैं, आइडेंटिटी ऑफ दैट सोसाइटी, उस समाज के परिचय को जो है, पहचान को जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं आप हिंदी में, समाजीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, तो उस समाज की पहचान को वह एक्वायर करते हैं, उस समाज के पहचान को वह एक्वायर करते हैं। दैट बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर्स द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ दैट सोसाइटी। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे या तो फिर अगली बार से लिख दिया करेंगे, है ना, क्योंकि शब्द हिंदी रहे इंग्लिश रहे, मैंने तो समझना होता है, तो ये सारी चीजें आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें एजेंट की बात करें, है ना, या टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। पहला होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, वही दूसरी जो समाजीकरण होती है उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सोशलाइजेशन। एक एक करके हम लोग साथ में समझते चलेंगे। प्राइमरी सोशलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक समाजीकरण, वहीं सेकेंडरी को हम लोग कहते हैं गौण समाजीकरण या द्वितीय समाजीकरण।
प्राथमिक समाजीकरण क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करें। देख लेते हैं एक बार, नीचे साइड कट जा रहा है क्या? नहीं, बराबर है। तो ये प्राइमरी समाजीकरण क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक समाजीकरण जहां पे बच्चों की शुरुआती तौर तरीके वो सीखते हैं, जैसे जहां पे बच्चों की जन्म होती है और वह बच्चा उस समाज में रह के जो चीजें सीखती है, जहां से सीखती है, वही प्राथमिक समाजीकरण कहलाती हैं। और इस समाजीकरण के अंतर्गत उनके कौन कौन आते हैं? उनके माता पिता आते हैं, मतलब एक बात कहा जाती है परिवार आते हैं। और माता पिता यदि आते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई बहन भी आते हैं, जिसको हम लोग सिबलिंग कहते हैं इंग्लिश में। चूंकि यह इस प्रक्रिया में ये ऐसे होते हैं, चूंकि इनकी शुरुआती दौर उनके अपने घर परिवार से होता है, इसी के वजह से इसको प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। एक बच्चा जो है उसकी समाजीकरण अगर प्रारंभ होती है तो उसके घर से होती है, उसके परिवार से होती है, उसके माता पिता के सानिध्यों से होती है, साथ ही साथ भाई बहन के सानिध्य में रह के उनकी समाजीकरण जो होती है। और अगर वहीं पे बात करें सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके बाद समाजीकरण का भी क्षेत्र बढ़ता है। और समाजीकरण का क्षेत्र का बढ़ने का मतलब है कि उनका दायरा बढ़ जाता है। और ये बच्चे जब इस चीज से बाहर निकलते हैं तो इनकी समाजीकरण में जो परिवर्तन आती है, उनमें से फैक्टर होता है उसका विद्यालय। उनका विद्यालय हो जाएगा, पास पड़ोस हो जाएगा, क्योंकि अब समाज से जो है वो दूर हट रहा है, मतलब समाज में दायरा अपना बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये इसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन कह सकते हैं। ये सारे चीजें हैं। और अब चलिए बोर्ड को थोड़ा सा हम मिटाते हैं। तब तक अगर आपके पास समय है तो आप इसे लिख लेंगे, या तो फिर आप जैसे भी करें। तो एक बार इसको आप लिख लीजिए, है ना। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें इसी एजेंट में, तो बहुत सारे इस जगह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक होता है एक्टिव एजेंट और दूसरा होता है पैसिव एजेंट। यहां पे सक्रियता आती है, सक्रिय, और ये होता है निष्क्रिय। सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक क्या होते हैं, इसको समझते हैं। बच्चा जो समाजीकरण जो प्राप्त करते हैं, वैसे क्षेत्र, वैसे संस्थान जहां से बच्चों में समाजीकरण का प्रभाव आता है, समाजीकरण को बढ़ाते हैं, उनमें विकास होती है समाजीकरण में, तो वो हमारे एक्टिव एजेंट से होते हैं, वो एक्टिव एजेंट कहलाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो इस एक्टिव एजेंट में हमारे क्या क्या आते हैं। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल से वो क्या करते हैं, तो समाजीकरण उनके अंदर में आती है, समाजीकरण में बढ़ावा मिलती है। तो स्कूल जो है इट आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशलाइजेशन। सो वी कैन से दैट दिस इज द एक्टिव एजेंट फॉर द सोशलाइजेशन। स्कूल हो गया आपका, साथ ही साथ प्लेग्राउंड हो गया जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, यहाँ से भी समाजीकरण में उत्पत्ति होती है, समाजीकरण को बढ़ावा मिलता है, इनहैंसिंग होता है। फिर बच्चों के ग्रुप, ये एक्टिव एजेंट है, दीज आर एक्टिव एजेंट, क्योंकि यह इसे डायरेक्ट इसको प्रभावित करते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं यह एक सक्रिय एजेंट है। ये सारे सक्रिय एजेंट है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें पब्लिक लाइब्रेरी की, तो पब्लिक लाइब्रेरी जो है, पब्लिक लाइब्रेरी पुस्तकालय जिसको आप कहते हैं, यह एक निष्क्रिय एजेंट कहलाती है। क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या होते हैं कि लोग जाते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, वहाँ वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई अपने किताबों के साथ जुड़े रहते हैं, तो जिसके वजह से वहाँ पे एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाती है, जिसके वजह से हम इसको कह सकते हैं कि यह एक निष्क्रिय एजेंट है।
देखिए, समाजीकरण में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है हमारा इंटरेक्शंस फ्रॉम द पीपल। अगर हम दूसरे व्यक्तियों से अगर हम बातचीत करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, उससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो ही हमारा समाजीकरण को जो है हम आगे बढ़ा पाते हैं, हमारा सामाजिक विकास हो पाता है। अगर हम किसी जगह पे गए, वहाँ पे बात ही नहीं कर पाए, लोगों से हम मिलजुल नहीं पाए, घुल मिल नहीं पाए, तो समाजीकरण नहीं हो सकती वहाँ पे। तो समाजीकरण होने के लिए हमें उस समाज के जो अवयव है, जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति विशेष है, उनसे हमें इंट्रैक्शन जो है मूल रूप से करनी चाहिए, तभी जाकर के हमारा एक सामाजिक विकास अच्छी तरीके से हो सकती है। लेकिन वहीं पर वैसे संस्थान जो कि इस चीज को सपोर्ट करता हो, वैसे संस्थान, वैसे प्लेटफॉर्म है ना, तो जो कि क्या करते हैं, एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं समाजीकरण में। तो वो जैसे स्कूल है, प्लेग्राउंड है, ग्रुप है, उसके पियर्स का जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं, ये सारी चीजें। सिनेमा हॉल भी हम कह सकते हैं, सिनेमा हॉल भी ये एक्टिव एजेंट के अंतर्गत आएंगे, ये है ना। और ये क्योंकि ये भूमिका निभाते हैं, ये यहाँ पे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, वहां से कुछ सीखते हैं, इसी वजह से इसको एक्टिव एजेंट कर सकते हैं। और निष्क्रिय एजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, पैसिव एजेंट, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, यहाँ पे व्यक्ति दूसरे से बात नहीं करते हैं, और जिसके वजह से उसमें उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, संचार नहीं हो पाता है, और फिर उनसे इंटरलाइजिंग नहीं हो पाती है, इंट्रैक्शन नहीं हो पाती है, अनौनी क्रिया नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम इसको निष्क्रिय एजेंट कहते हैं। तो एक है हो गया आपका पुस्तकालय हो गया, यहाँ पे दूसरे से हम लोग वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। फिर एक वैसा हॉल जहाँ पे मौन शोक सभा होती है, शोक सभा में भी एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, तो वो भी हमारे पैसिव एजेंट के तहत आ सकते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग करते हैं द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सोशलाइजेशन, है ना, समाजीकरण को। एक बार आप इसको स्नैपशॉट खींच लेंगे, स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, स्नैपशॉट नहीं स्क्रीनशॉट, है ना। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या चीजें हैं। देखिए, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। हम लोग समाजीकरण को जो प्रभाव करते हैं वैसे कारक के ऊपर में बात करेंगे। और पहला जो हम इसको दो भागों में बांट के करते हैं, पहला हम लोग ले लेते हैं कि शरीर से संबंधित, है ना, या हम लोग व्यक्तिगत कारक बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं पर्सनल फैक्टर, है ना। तो पर्सनल फैक्टर को सबसे पहले देखते हैं, पर्सनल फैक्टर को देख लेते हैं। और सेकंड में जो हम लोग देखेंगे वो होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर, है ना। इसी में लिखेंगे एक पर्सनल फैक्टर को हिंदी में लोग व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत कारक, और एक है वातावरणीय कारक। तो पर्सनल फैक्टर को देखते हैं, ये पर्सनल फैक्टर क्या होते हैं और इसमें क्या क्या चीज आते हैं, और फिर हम लोग वातावरणीय फैक्टर को देखते हैं। पर्सनल फैक्टर की अगर हम लोग बात करें ए नंबर में, तो इनमें से आ जाता है शरीर से संबंधित चीज। सबसे पहले तो लोग बॉडीली स्ट्रेंथ, है ना, बॉडीली स्ट्रक्चर एंड हेल्थ। हमारा जो शरीर होता है ना, बॉडी, शरीर की संरचना व स्वास्थ्य। एक लेते हैं हम लोग शरीर, है ना, शरीर की संरचना, शरीर की संरचना व स्वास्थ्य, बॉडीली स्ट्रक्चर एंड हेल्थ, इस चीज को देखते हैं।
शरीर की संरचना और स्वास्थ्य से क्या चीज सामाजिक जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, एक स्वस्थ बच्चे जो कि हेल्थ बहुत हेल्दी चाइल्ड है, तो वो जब हेल्दी चाइल्ड है तो आप देखेंगे कि वैसे बच्चे बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। वैसे बच्चे जो पूर्ण रूपेण स्वास्थ्यपूर्ण है तो वो बच्चे क्या होते हैं, तो वह बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं और विषम कंडीशंस में, विषम परिस्थिति में भी वो क्या करते हैं, समाज में समायोजित कर पाते हैं। वैसे बच्चे जिनकी शारीरिक संरचना ठीक ठाक है, साथ ही साथ उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो आप देखेंगे वैसे बच्चे बहुत ही आत्मविश्वासी होता है और चाहे समाज में कैसी भी समस्याएं हो उस चीज को वो क्या करता है, तो समायोजित कर लेता है। ध्यान में इस बात को रखिएगा। तो शरीर की संरचना भी यह एक व्यक्तिगत कारक है जो कि सामाजिकरण को प्रभावित करती है। वहीं वैसे विद्यार्थी, वैसे बच्चे जो सहयोगी प्रवृत्ति के होते हैं, है ना, हेल्पफुल होते हैं, आप देखेंगे वो समाज में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, ये भी सामाजिकरण का एक भाग है। वैसे बच्चे जो ज्यादातर बीमार रहते हैं, वैसे बच्चे जो ज्यादातर देखेंगे आप कि वो बीमार रहते हैं, वो बहुत ही चिड़चिड़ा रहता है और समाज में वो समायोजित नहीं कर पाता अच्छे से, चिड़चिड़ेपन होने की वजह से। तो शरीर की संरचना में हेल्थ का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि अगर बच्चा अगर स्वस्थ हो, हेल्दी हो, तो वह क्या करता है, तो एकोमोडेट कर पाता है, वो समायोजित कर पाता है, एकोमोडेट कर पाता है। कहां पे, तो समाज में। वहीं पर वह बच्चा जो कि हेल्पफुल चाइल्ड हो, है ना, हेल्पफुल चाइल्ड मतलब सहयोगी प्रवृत्ति वाले जो बच्चे होते हैं, है ना, सहयोगी बालक, सहयोगी पूर्ण बालक, ये देखेंगे कि वो समाज में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, एंजॉय करते लाइफ को। वैसे बच्चे जो अस्वस्थ हैं या बीमारी से ग्रस्त हैं, जो बीमारी से ग्रस्त है, वैसे जो अस्वस्थ और बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वो देखेंगे कि उनमें चिड़चिड़ापन बिहेवियर आ जाता है, चिड़चिड़ापन, है ना, चिड़चिड़ापन बिहेवियर आता है और वह समायोजन नहीं कर पाता है। वह क्या नहीं कर पाता, तो समायोजन, एकोमोडेशन नहीं कर पाता है। ये हो गया शरीर की संरचना व स्वास्थ्य जो कि एक व्यक्तिगत कारक है। अब हम लोग देखते हैं जो इसको प्रभावित करने वाले दूसरे कारक है, व्यक्तिगत कारक है, वो है बुद्धि। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इंटेलिजेंस भी जो है सोशलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। तो हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं, बुद्धि, जिसको हम लोग इंटेलिजेंस कहते हैं, है ना। आप देखेंगे कि समाज में वैसे बच्चे जो तेज होते हैं वह बहुत आसानी से समायोजन कर पाते हैं समाज में, है ना, ये बहुत अच्छे से समायोजन कर पाते हैं, मतलब एकोमोडेशन कर पाते हैं, एक्लेमेटाइज कर सकते हैं इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशंस इन आवर सोसाइटी। जो तेज बालक होते हैं वो समायोजन बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ये चीजें होती है, ये बुद्धि की वजह से होती है, क्योंकि उनमें वाइस तो है ही, विजडम तो है ही, तो वह किस सिचुएशन में कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, वो सारी ज्ञान उनके अंदर में होता है। अगर तीसरे कारण की बात करें, हमारी व्यक्तिगत कारक को लेते हैं, तो तीसरे कारण में अगर हम बात करें तो वो होता है इमोशंस। इमोशंस भी संवेग, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि नीचे शायद कुछ कट तो नहीं आ रहा है, ठीक है, समायोजन, संवेग, है ना। अब देखते हैं संवेग किस प्रकार से हमारे व्यक्तिगत कारक है और व्यक्तिगत कारक होने के कारण से समाजीकरण को कैसे प्रभाव करते हैं। तो आप जैसे देखते होंगे कि बच्चों के जो संवेगात्मक अगर विकास नहीं हो पाता है ना, तो आप देखेंगे कि वह समायोजन नहीं कर पाता समाज में। वो एकाएक देखेंगे कि नई परिस्थितियां उनके सामने आई तो वो रोना प्रारंभ कर देगा, वो हतोत्साहित हो जाएगा, क्योंकि उसमें संवेगात्मक विकास नहीं हो पाया। इसीलिए बच्चों में संवेगात्मक विकास होना अति अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। और जब समाज में उनकी संवेग
इमोशनल डेवलपमेंट बेस्ट रहेगी तो वह समाज में बहुत अच्छे तरह से अंतःक्रिया कर पाते हैं, अंतर संबंध को स्थापित कर पाते हैं। ये होते हैं इमोशंस की वजह से। सो वी शुड हैव टू डेवलप द इमोशंस इन आवर चाइल्ड, है ना। इमोशंस के अंतर्गत बच्चे को कब किस परिस्थिति में उसे हतोत्साहित नहीं होना है, ये सारा चीज डेवलप करना है। वैसे हम संवेग को एक अलग तरीके से पढ़ाएंगे। जब संवेग को पढ़ाएंगे तो किस किस केसेस में, किस किस सिचुएशन में कैसे उनमें प्रभाव आते हैं, कैसे क्या आते हैं, और भी बहुत डीप से पढ़ेंगे। इमोशंस में अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं क्या चीज कि व्यक्ति जिसका संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता है वो तो समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं। वैसे बच्चे या वैसे व्यक्ति जिसका संवेगात्मक विकास नहीं होता है, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, फिर इंग्लिश में भी हम बोल देंगे। चूंकि जगह नहीं है और मिटा दूं तो फिर टाइम लगेगा, इसलिए हम बोल देते हैं, आप लिख लेंगे, है ना। वैसे बच्चे लिखेंगे, वैसे बच्चे जिनका संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता है, वैसे बच्चे जिनका संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता है वे समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं, स्थिति को के अनुसार ढल नहीं पाते हैं। क्लियर? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। इफ देयर इज नो इमोशनल डेवलपमेंट ऑन एनी चाइल्ड और एनी पर्सन, if there is no any emotional development, if there is no any emotional development on child or in any person, then they are not in a position, to get adaptation or acclimatization, और अक्लिमेटाइजेशन स्पेलिंग देखेंगे थोड़ा सा ना, अक्लिमेटाइजेशन है ना। हिंदी होता है इसका दशानुकूलित। एक्लामेटाइजेशन इन देयर सोसाइटी एट एनी कंडीशंस और द मोमेंट और द सिचुएशंस, दैट इज द लीडिंग फैक्टर, that is the personal leading factor which affect the socialization. ओके स्टूडेंट, ये चीज आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर को। एक बार देखते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर को। क्लियर है? अब इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत अगर हम देखें तो पहली बात इसमें से आता है हमारा पर्यावरण। हमारा कैसा आता है तो वातावरण जिसको बोलते हैं। अगर वातावरण दूषित हो, प्रदूषित हो तो ये भी समाजीकरण में प्रभाव डालते हैं। वैसा समाज, वैसा वातावरण, सबसे पहले इसको एक एक करके देखेंगे। वातावरण के हम फिजिकल इन्वायरमेंटल की बात कर रहे हैं, तो जहाँ का वातावरण प्रदूषित है तो आप देखेंगे वहाँ के बच्चे भी जो है बच्चे उनके वहाँ के व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा वो ईगर होते हैं, उनकी समाजीकरण बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि कट नहीं रहा था। अच्छा, चलिए नहीं कट रहा है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं वातावरण। तो बोले हमने वातावरण अगर दूषित हो तो वहाँ के व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं और उनकी बोली में मिठास नहीं हो पाता है और उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है। उनकी समाजीकरण औरों की तुलना में बेस्ट नहीं हो पाती है। तो वातावरण के ही अंदर में एक चीज़ और हम लोग पढ़ते हैं, वो होगा हमारा परिवार का वातावरण। इसी वातावरण में हम लोग देखते हैं तो फिजिकल हमने बात किया, एक हम बात करते हैं परिवार का वातावरण। अब परिवार का वातावरण जो है ना, इन्वायरमेंट है ना, फैमिलीज इन्वायरमेंट। फैमिलीज इन्वायरमेंट, परिवार का वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अगर ऐसा कोई परिवार जिसका वातावरण बहुत ही कोलाहलपूर्ण हो, बहुत ही एडजस्टेड नहीं हो, है ना, तो आप देखेंगे उस परिवार के जो वातावरण में जो समस्याएं होती है
उसका इफेक्ट बच्चों में पड़ता है। समझे बात को। वैसा ही परिवार, जैसे मान लिया जाए एक समाज की बात कर रहे हैं, वहां पर एक ऐसा परिवार है, एक दो परिवार के बारे में बात करते हैं। एक परिवार जो वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, वैष्णव है, मांस मछली मदिरा भांग धतूरा वगैरह सब यूज नहीं करते हैं। और एक समाज ऐसे हैं जहाँ पे मांस मछली वगैरह सब बराबर उनमें बनी जाती है। वो मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं दिन भर, फिर आते हैं उसको काटते हैं, खाते हैं। फिर किसी कोई पूजा पाठ होती है तो वहाँ पे बलि देते हैं, बकरी को काटते हैं, बकरी को लेके मतलब आहार ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ शराब पीते हैं, शराब पी के अपने वाइफ अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं वो व्यक्ति, अब बच्चे एकटक देखते हैं। तो उनका सामाजिकरण कुछ अलग होगा, चूंकि वह वातावरण दूषित वातावरण उनका है, उनके परिवार का वातावरण दूषित है। लेकिन वहीं हम एक वैष्णव समाज की बात करें, वैष्णव परिवार की बात करें। वैष्णव परिवार एक ऐसे परिवार है जिसमें मांस मछली मांसाहार आहार नहीं होती है और बेवचारे वाली चीजें नहीं होती है। साथ ही साथ उनमें शाश्वतता होती है, उनके अंदर में सात्विकता होती है ना। सतो गुण के मतलब सतो खाद्य पदार्थ के वो भोगी होती हैं। खाद्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक सतो खाद्य पदार्थ होते हैं, एक तमो खाद्य पदार्थ होते हैं। ये ऋग्वेद में इनकी चर्चा है, वैसे कभी चर्चा होगी तो उसमें बात करेंगे। तो उसमें वो सात्विक भोजन को ग्रहण करते हैं और सात्विकता के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं, वैष्णवी ढंग से अपनी जिंदगी जीते हैं। उनका रहन सहन तौर तरीका बहुत अलग तरीके से होते हैं। आप दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे जो वैष्णव संप्रदाय के बच्चे हैं, जो वैष्णव परिवार से हैं, है ना, जिनके घर में मांस मछली वगैरह नहीं चलता है, नहीं खाते हैं और उनमें बहुत ईमानदारी, कभी उनके घर में मारपीट झगड़ा नहीं होती है, उनके माता पिता के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, गाली गलौज उनके माता पिता के बीच में नहीं होती है। तो वैसे बच्चे और साथ में वैसे बच्चे जिनके घर में मारपीट होती है, पिताजी दारू पी के आए, बच्चे को भी उठा पटक दिए, वाइफ को जो है माथा फोड़ दिए, गाली गलौज होने लगे, तो दोनों के बच्चों में आप देखेंगे तो दोनों बच्चों में आप डिफरेंसेस पता चलेगा। ये किसके वजह से? ये परिवार के वातावरण के वजह से है। सो वी हैव टू गिव द प्रॉपर और बेस्ट इन्वायरमेंट, प्रॉपर और बेस्ट फैमिलीज इन्वायरमेंट टू आवर चाइल्ड फॉर बीइंग द चिल्ड्रन एज अ गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक, सब नागरिक बनाने के लिए बच्चों को हम उसका एक अच्छा वातावरण देंगे, सहज वातावरण देंगे, सात्विक वातावरण देंगे, कोलाहलपूर्ण वातावरण कभी नहीं देंगे, हम शांतिपूर्ण वातावरण देंगे, शिक्षाप्रद बातें उनके सामने में करेंगे और जो दुर्व्यवहार होती है वो तो कभी कदापि उनके सामने नहीं रखेंगे। तो जिससे उन बच्चों में जो सामाजिकरण होगी वो बेस्ट सामाजिकरण होगी। फिर दूसरी बात अगर हम करें तो विद्यालय, एक और लेते हैं, विद्यालय, है ना, विद्यालय का वातावरण, ये भी बहुत बड़ा लीडिंग फैक्टर है ना। द इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल। अगर विद्यालय का परिवेश उद्देश्य परक हो, समाज परक हो और लक्ष्य परक हो, तो वह विद्यालय जो है बच्चों को एक बहुत ही अच्छा सामाजिकरण का भाव उनके अंदर में स्थापित कर पाएगा। अगर उसमें उस विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है, उनका वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अच्छे टीचर्स नहीं है, वेल बिहेव टीचर्स नहीं है, वेल मैनर टीचर्स नहीं है और बड़ा ही अजीब तरीके से प्रस्तुति होती है, तो वहाँ वो इसको हम लोग दोषपूर्ण विद्यालय कह सकते हैं। तो वैसे दोषपूर्ण विद्यालय के बच्चों में सामाजिकरण की बहुत ही कमी होगी। आप देखेंगे ज्यादातर बच्चे जो कि एकदम रूरल एरिया से आते हैं और वैसे समाज में वो स्कूल अगर स्थापित है जो कि आसपास के समाज कोलाहलपूर्ण है, शराबियों का जमावड़ा उस क्षेत्र में होती है, वहां पे शराब बहुत ज्यादा मिलते हैं, वहां पे के लोग शराब पी के आपस में लड़ाई बहुत ज्यादा करते हैं, मारपीट करते हैं, मांस वगैरह सब आहार करते हैं। मांस आहार करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि जब बच्चों के सामने हम किसी चीज का कत्ल करते हैं तो यह भी उसमें एक प्रभाव जाता है, उसमें करुणा नाम की चीज नहीं होती है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं अपने बारे में बता दूं कि हमने कभी भी आज तक, चूंकि मेरा परिवार एक वैष्णव है और पूर्ण रूपेण वैष्णवता को हम लोग फॉलो करते हैं, वैष्णव जीवन जीते हैं, नहीं आज तक मांस मछली वगैरह सब कभी नहीं किए हैं।
और कभी ऐसा शायद इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि कभी उसमें ध्यान ही नहीं गया। जैसे हमारी एक पूर्वज की अपनी काली मंदिर है, वहाँ पे बलि प्रथाएं होती, वहाँ पे हमने पूजा भी किया, लेकिन हमने बलि नहीं दी। चूंकि हम वैष्णव धर्म को मानते हैं और वैष्णव धर्म हमेशा कहता है कि सात्विकता की जिंदगी जिए, अपना आहार, अपना विचार, सुविचार, सुन्याय, सुरीति, सुसंस्कृति के साथ अगर आप जिंदगी जीते हैं तो आप में बेस्ट समाजीकरण हो सकता है। तो लगता है कि मैं कहीं ना कहीं समाजीकरण में एक अच्छा अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है हमने, अपने समाज, अपने परिवेश, अपने जो क्षेत्र हैं, लोग अच्छे तरीके से हमें जानते हैं। आज तक कभी किसी से लड़ाई नहीं करना, कभी किसी से कुछ ये करना, वो मतलब ये चीजें हो जाती है। ये हमारे घर परिवार की एक स्थिति रही है। तो हम उदाहरण के स्वरूप देना चाहते थे कि एक विद्यालय और उसके आसपास के क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा ही अशांति है, वहां के लोग शराब पीते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, पति पत्नी में बराबर जो है कोलाहल होती है, भाई बहन में बहुत ही कोलाहल होती है, छोटे छोटे बातों में मारपीट हो जाती है, सर फोड़ दी जाती है। तो उस जगह का जो होगा तो वो समाजीकरण कुछ अलग ढंग से होगा, है ना। वैसे एक गांव है, थोड़ा सा नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वहां के गांव के बच्चे, एक कठौन नाम करके है, वहां के लोग थोड़ा सा लड़ाकू होते हैं। एक इधर सरोदिया है, बगल में एक गांव है, वहां पे भी मैं संजोग से मुझे वहां पे बराती अटेंड करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। बड़े थोड़ा सा झगड़ालू टाइप के थे लोग, बड़े अच्छे थे लेकिन थोड़ा सा बात बात पे झगड़ा कर लेते थे, है ना। लेकिन सद्बुद्धि आई और बहुत चीजें जब हमने इनकी चर्चा अपने बड़े लोगों से किया कि ऐसा ऐसा गाँव हमने देखा, तो बोले कि नहीं, ये गाँव पहले बहुत ही कुछ ज्यादा ही क्रिमिनल्स वगैरह में ज्यादा थे, अब थोड़ा कुछ ठीक हो गया है। वो होता है क्योंकि वहां के बच्चे समाजीकरण, कहीं और भी जाके समाजीकरण को ज्ञान किया, मोरालिटी को लाया और अब वहां पे जो है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं। तो ये चीजें देखने को मिला, है ना। तो चलिए, सॉरी फॉर कठौन्स और सरोतिया, है ना। चलिए माफी मांगते हैं, आप लोग अच्छे ही हैं, थोड़ा सा मेरे को लगा तो बोला हमने। तो ये सारी चीजें हैं। तो विद्यालय का भी परिवेश एक प्रकार से देखा जाता है। अगर विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की रहन सहन, वहां के अच्छे अच्छे शिक्षक, मतलब कि उद्देश्यपरक विद्यालय, लक्ष्य परक विद्यालय, साथ ही साथ वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन, सुसंस्कृति, सुरीति, सुनीति, सुन्यायिक ढंग के अगर शिक्षक, वहां के सारे सहकर्मी, वहां के जितने भी प्रिंसिपल्स और द स्टाफ्स ऑफ दैट स्कूल, अगर वो अच्छे वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड है, तो और वो स्कूल अगर शांतिपूर्ण हो, तो उस देखेंगे कि उस विद्यालय की समाजीकरण जबरदस्त है। वैसे मैंने बहुत 4 से 5 साल मैंने विद्यालयों में पढ़ाया, जिसमें से ज्ञान स्थली और भारत भारती में अच्छे समय को व्यतीत मैंने किया। और वहाँ पे देखा कि बच्चों में बहुत अच्छे चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जा रहा था, क्योंकि वहाँ के टीचर्स अच्छे अच्छे थे और वहाँ का परिवेश जबरदस्त था, जिसके वजह से वहाँ के बच्चों में समाजीकरण की स्थिति बहुत अच्छी है। मैंने देखा है, एकदम बदलते हुए स्थिति को देखा है। अगर कोई बच्चे थोड़े सोसाइटी, लो सोसाइटी से भी अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने देखा है वहाँ पे। तो और भी स्कूल, चूंकि मैंने इस स्कूल में वहाँ पे कुछ वर्ष मैंने बिताया वहाँ पे, तो मेरे को वहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिला, समझने को मिला, सीखने को मिला। तो मैंने बताया और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल हैं हमारे गांव के स्कूल, जहाँ पे हमने खुद कुछ दिन वहाँ पे भी पढ़ाया और वहाँ पे मैंने पढ़ा भी था। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि अच्छे माहौल, एक अच्छे परिवेश, चूँकि वहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें जो है एक लीडिंग फैक्टर इन्वायरमेंट के तहत आती हैं, जो कि सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। फिर आती है तीसरे नंबर पे जो सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं, वो है मित्र मंडली, है ना। मित्र मंडली, हाँ, मित्र मंडली मतलब फ्रेंड सर्कल, ये बोलिए इसको, है ना। हिंदी मीडियम वाले स्कूल, इसमें क्या लिखना, विद्यालय का वातावरण, द एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, आप समझ सकते हैं। मित्र मंडली, फ्रेंड सर्कल, अगर बच्चों का फ्रेंड सर्कल अगर अच्छा होगा, उसका फ्रेंड बहुत अच्छे अच्छे होंगे, तो उसके समाजीकरण भी बहुत अच्छे होंगे। अब देखिएगा कि अगर उनके फ्रेंड बुरे व्यवसाय में फंसे हुए हैं, अगर उनके दोस्त गंदे हैं, उनके दोस्त में थोड़ी सी नीतिपरक चीजें की कमी है, तो उनके साथ
बच्चे होंगे उनमें भी क्या होगी, तो वह उनको थोड़ा सा डैमेज करेगा उनके सामाजिकरण को, है ना। तो इसीलिए मित्र मंडली भी एकदम स्वास्थ्यपूर्ण होना चाहिए, प्योरिटी के साथ में दोस्ती होनी चाहिए। अब नहीं कि हम एक ऐसे दोस्त को चुने हैं, ऐसे दोस्त मंडली को चुने हैं जिस मंडली में ताश खेली जाती है, जिस मंडली में जुए खेली जाती है, जिस जुआ जो होता है वो क्या बोलते हैं, कैसीनो वगैरह क्या क्या होता है तो वो चीज होती है, वैसा मित्र मंडली जिसमें कि सारे मित्र मंडली के बच्चे जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, मछली को काटते हैं, मछली को फ्राई करते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं, शराब पीते हैं। वैसे मित्र मंडली से हमारे अभिभावक से यह मुख्य आग्रह रहेगा कि वैसे मित्र मंडली से बच्चों को बचाइए, नहीं तो ये आपके बच्चों को जो आप एक अच्छा सभ्य नागरिक बनाने की जो अपेक्षा करते हैं अपने बच्चों से, वो शायद दूर हो जाएगा। इसलिए मित्र मंडली भी और फ्रेंड सर्कल इज आल्सो द लीडिंग फैक्टर, लीडिंग एनवायरमेंट फैक्टर विच अफेक्ट द सोशलाइजेशन द प्रोसेस। ये सारी चीजें होती है। और भी इसमें से अगर हम बात करें तो वो आती है धार्मिक संस्थान, है ना, धार्मिक संस्थान और क्लब, ये चीज देखेंगे ना। धार्मिक संस्थान और क्लब, इंग्लिश में इसको कहेंगे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड क्लब। आप समझिएगा, पहले छोटा सा बात करते हैं धर्म क्या होता है। धर्म दुनिया में कुछ नहीं है और किसी भगवान ने नहीं बनाया है, बल्कि उसे इंसान ने बनाया है। और हमारे साइकोलॉजी में ही आते हैं कि जिनमें आत्मज्ञान आती है, वैसे आत्मज्ञान के सिद्धांत हमने पढ़ाया था, तो वही उसी में बात हमने किया था, जिसमें आत्मज्ञान आ जाती है तो वो एक अपने बातों को रखते हैं और उसे एक विशेष संप्रदाय उसे फॉलो करते हैं, और वही जो जिस संप्रदाय फॉलो करते हैं उसे धार्मिक संस्थान का एक रूप देते हैं। धर्म कुछ भी नहीं है, धर्म एक आस्था है, एक विश्वास है। जिस चीज को वह अक्वायर करके, अर्जित करके अपने तौर तरीकों को के अनुसार, तौर तरीके में उसे शामिल करते हैं और उसके अनुसार वो जीते हैं, वही धर्म है। धर्म कोई भी खराब नहीं होता है, सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म अच्छे हैं, सारी संस्कृति अच्छी है। हाँ, अगर खराब है तो धर्म में जो संशोधन की गई है वैसे व्यक्तियों के द्वारा जो अपने आप को एक भगवान का रूप मानते हैं। हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म की, तो मुस्लिम धर्म खराब धर्म नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट रिलीजियस इन द वर्ल्ड। बट आज हम देखते हैं जिहादी, आज हम देख रहे हैं आतंकवादी, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो उनके जो कुरान है उसमें उसकी हदीस है, किसी भी आयत में उसकी चर्चा नहीं की गई है। जिहाद का वर्ड चर्चा की गई है उनकी आयत में। जिहाद का मीनिंग ही होता है कि हमारे अंदर में जो भी बुरे चीजें हैं उसको हम लोग परित्याग करेंगे, जिहाद करेंगे, ये मीनिंग देता है। लेकिन लश्कर तैयबा जैसे लोग, जैसे लश्कर तैयबा और भी हबीबुल्लाह क्या नाम सब होता है अजीब, वो लोग क्या करते हैं कि अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहीं पे इनकी चर्चा नहीं की है, लेकिन वो अपने आप उस चीज को अपने बोलते कि नहीं, मेरे को जो है गॉड ने, मेरे को अल्लाह ने ये बात कही है कि ये करना चाहिए, इसको मारना चाहिए, काफिरों का जो है खात्मा करना चाहिए, क्योंकि जो एक ईश्वरवाद पे मान्यता नहीं रखते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, वो काफिर होने की कत्ल कर देनी चाहिए। ऐसे बुरे सोच वाले कुरान नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहीं नहीं डाली इस चीज को, लेकिन वैसे व्यक्तियों ने डाला है जो उस समाज को, उस धार्मिक संस्थान को एक अलग रूप दे दिए हैं अपने सोच पे, अपने तर्क पे। तो उन सारी चीजों से बचा के रखना चाहिए। और धार्मिक संस्थान, धार्मिक ग्रस्त जो भी हमारे लोग हैं, धर्म से जुड़े सारे लोग हैं, सबको यही कहेंगे कि कोई भी धर्म खराब नहीं होती, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे यहूदी हो। सबकी धर्म, सबकी मान्यताएं, सभी संस्कृति आपस में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। किसी को किसी चीज की परित्याग नहीं करनी चाहिए। और कभी जब इतिहास की क्लास होगी तो वहां हम बात करेंगे कि व्हाई द हिंदू कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम। वह स्वयं से
हिंदू से हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म बने, या फिर उसको किसी ने जोर जबरदस्ती किया। एक इतिहास की टॉपिक लेके आएंगे और उस टॉपिक पे हम पूरे संपूर्ण इतिहास पे बात करेंगे, मुस्लिम धर्म के इतिहास पे बात करेंगे और मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म में समानताओं पे बात करेंगे। कभी मौका मिलेगा ऐसा तो हम आपके सामने में एक तर्क प्रस्तुत करेंगे। तो वो चीजें होती है। अब समझने वाली बात साथियों यहाँ पे ये है कि इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हमारे अभिभावक हैं, मैं अभी सभी अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि धर्म में विश्वास होनी चाहिए, रुचि भी होनी चाहिए और बहुत बड़ी आस्था होनी चाहिए उनमें, क्योंकि उन्हीं की मान मान्यताएं मर्यादाओं को लेके आप आगे बढ़ेंगे और समाज में एक नैतिकता का भाव लेके आएंगे और नीतिपरक एक आप विद्यार्थी बनेंगे, नीतिपरक एक सभी इंसान बनेंगे। ये सारी चीजें होती है। लेकिन अगर धर्म में कुछ बारीकी मतलब कुछ कुरीतियां हैं तो उन चीजों से बचाइए, नहीं तो आपके बच्चे एक बुरे लत में फंस सकते हैं, बुरे व्यवसाय में फंस सकते हैं, गंदे गंदे कार्य कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं और हर धर्म में कुरीतियां हैं। हर धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो और भी क्रिश्चियन धर्म हो, सब में उनमें कुछ ना कुछ बैड क्रिटिकल सिचुएशंस हैं। वो उन लोगों की वजह से है जो रियल जो ओरिजिनेटर हैं ऑफ दैट सोसाइटी, ऑफ दैट रिलीजियस, दे वेर द गुड, और वो बहुत अच्छे हैं, उनकी सोच विचार प्रस्तुति जबरदस्त है, तभी हम लोग करोड़ों लोग उन धर्म को मानते हैं। लेकिन उनमें छोटी छोटी चीजें जो कि अपने आप को अल्लाह का एक प्रकार का वो मैसेंजर मानते हैं, संदेशवाहक मानते हैं, वही उन चीजों को गलत किए हैं। उन चीजों से लोगों को बचाइएगा। वैसे क्लब से बचाइएगा जहां पे अब बच्चे, अब देखिएगा हमारे अभिभावक लोग बच्चों को भेजते हैं क्लब तो जाते, वो क्लब में होता क्या है इसकी जानकारी रखिए, नहीं तो बच्चों में सामाजिकरण गलत हो जाएगा। बच्चे को भेज रहे हैं क्लब, डांस क्लब, बियर क्लब, दारू क्लब, डिस्को क्लब, है ना, थिएटर, वहां अगर आप बच्चों को भेज देंगे तो आपके बच्चे सभी नहीं असभ्य इंसान बन के वहां पे आएंगे। अगर आपको क्लब भेजना ही है ना तो साइंस क्लब भेजिए उनको, है ना, उनको अपना जो एंसेस्टर के द्वारा दिया गया जो म्यूजियम है, मतलब म्यूजियम में जो चीजें रखी गई म्यूजियम भेजिए उनको, ऑडिटोरियम भेजिए वहां पे, है ना, कॉस्मोलॉजी के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे भेजिए, ताकि बच्चों में बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान सीखने को मिलेगा। अब नहीं कि हम भेज दें जाओ बेटा जहादी बनो, है ना, जाकर के जो है लश्कर तैयबा ग्रुप ज्वाइन करो और अल्लाह का एक बहुत बड़ा जो है तुम वर्कर बन जाओ, काम करने वाले बन जाओ, बेटा तुम जाओ एक दारू वाला क्लब चले जाओ, नाचने वाला क्लब चले जाओ, है ना, गांजा शराब पीने वाले क्लब चले जाओ। ऐसे उन चीजों से उसको हम रोकेंगे, नहीं तो उनकी ये स्थिति आएगी तो वो ऐसी स्थिति में वो अपने समाजीकरण उनमें अच्छी नहीं हो पाएगी, वो और वो गंदे बुरे व्यवसाय में वो फंस जाएंगे। इसलिए हम अपने अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि आप इन चीजों से बचाइए। आप इसके बारे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग एक चीजों को देखेंगे, वो है स्टेजेस एंड सोशलाइजेशन, है ना। तो एक बार देखते हैं, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो हम इस चीज को यहीं पे छोड़ेंगे, फिर अगले एपिसोड पे लेके हम आएंगे, है ना। तो वेट करेंगे थोड़ा देर के लिए और फिर अगले एपिसोड में भी मिलेंगे। वैसे हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की अवस्था। अवस्थाओं में किस प्रकार से समाजीकरण देखने को मिलता है, तो सबसे पहले तो हम बता दिए आपको कि प्रीनेटल स्टेज एक होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियोस को आप देख लेंगे। प्रीनेटल स्टेज जिसको हम लोग प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, है ना, प्रसव पूर्व अवस्था, इसमें समाजीकरण होता ही नहीं है, जो कि 9 महीने की होती है, 9 मंथ्स की होती है, इसमें समाजीकरण नहीं होती है। अगर हम बात करें क्या कहते हैं आप, इन्फेंसी की, है ना, शैशवावस्था की, इन्फेंसी स्टेज की बात करें जिसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं, जिसकी उम्र होती है जन्म से लेकर, बर्थ से लेकर, इसकी वीडियो आप देख लेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने समझाया है। बर्थ से लेके ये होती है 2
से 3 ईयर्स तक, 2 से 3 साल तक के बच्चे में इन्फेंसी स्टेज में होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस जगह पे शिशुअवस्था में समाजीकरण प्रारंभ हो जाती है और इसमें जो एजेंट के रूप में काम करते थे वो होते हैं फैमिली होते हैं और सिबलिंग होते हैं, मतलब माता पिता और भाई बहन वगैरह होते हैं। अगर तीसरी हम बात करें इन्फेंसी स्टेज के बाद तो वो आती है हमारी क्या कहते हैं उसको, बाल्यावस्था, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में होने वाले वैसे बहुत सारे कारक के भी हम यहाँ पे आपकी चर्चा करेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें देखने को आपको मिलेगा। बस अभी शॉर्ट में लेंगे, फिर कल इस चीज को फिर से ले लेंगे हम, क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी हो जा रही है। देख रहे हैं कितना मिनट हो जा रहा है, तो लमसम 50 मिनट की वीडियो हो जा रही है, तो ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, इस चीज को यहीं पे छोड़ते हैं। जैसे इन्फेंसी स्टेज में भी देखेंगे, शॉर्ट में बोल देते हैं। इन्फेंसी स्टेज में उनका जो एजेंट होते हैं फैमिली होते हैं, सिबलिंग होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड, जिसकी एज होती है 2 से 3 वर्ष से लेकर 6 से 7 वर्ष होती है। और यहाँ पे जो समाजीकरण की जो उत्पत्ति होती है वो होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो हमारे अर्ली चाइल्डहुड में होती है। और इसमें एजेंट के रूप में अगर वर्क करते हैं, स्कूल करते हैं, स्कूल के टीचर्स करते हैं, उसके दोस्त करते हैं, नेबरहुड करते हैं, उनके पीयर्स ग्रुप करते हैं, ये सारी चीजें ये इफेक्ट करते हैं। फिर वही अगर बात करें मिडिल चाइल्डहुड की, तो मिडिल चाइल्डहुड में भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सोशलाइजेशन का, जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है किसका, तो मास मीडिया का, कम्युनिकेशन का और पीयर्स ग्रुप का, है ना। टीवी वगैरह सभी सब चीज वैसे लॉन्ग में फिर भी अच्छे डिस्कशन से देखें, तो शॉर्ट में हम आपको सुना दे रहे हैं। फिर इसके बाद देखेंगे एडोलसेंस में भी समाजीकरण की बहुत अच्छी रोल प्ले होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एजेंट होते हैं उसके पीयर्स ग्रुप। समाजीकरण उनके दोस्तों के कारण से ही सिर्फ होती है, और जब वो एडल्ट हो जाते हैं समाजीकरण की तो लबालब उनमें भरी रहती है और वो धीरे धीरे अपने आप को इनहेंस करते हैं, सीखते हैं। तो हम यहीं पे चीज़ों को रखते हैं साथियों, चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो आप हमारे ऐसे बहुत सारे हमारे प्रियजन, हमारे प्रिय विद्यार्थी लोग हैं जो कि लंबे वीडियोस को पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आइए हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे और वहाँ पे इन चीज़ों को और भी आगे बढ़ाएंगे। और फिर हम लोग थ्योरी को देखेंगे, समाजीकरण से संबंधित थ्योरी को देखेंगे, कूले के सिद्धांत को देखेंगे। साथ ही साथ हम अगले एपिसोड में लेके आएंगे यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर के सिद्धांत को, इकोलॉजिकल सिस्टम को लेके आएंगे बाय द हमारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की जो योगदान रही है, कंट्रीब्यूशन रही सोशलाइजेशन में, उस उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। उसके पहले जाने से पहले आप लेकिन जब जाइएगा, जो न्यूज हमारे अभ्यर्थी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक बार शेयर कर दीजिएगा। इतना थोड़ा सा तो बनता ही आपका, अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, अगर आपके टीचर लगते हैं, मेंटर्स मेहनत कर रहे हैं, तो आपको शेयर लाइक कमेंट जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और फिर गुरु महाराज की कृपा। तो आइए हम लोग इस चीज को, समाजीकरण की पहली पार्ट को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर और बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।